देखो मेरे बड़े सारे क्वेश्चंस थे, डाउट्स थे। राइटिंग को मत देखना, ये मैंने जस्ट समझाने के लिए लिखा हुआ है, पर जस्ट सुनते जाओ अमर चित्र कथा की तरह। तो क्या होता है ना कि लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये चार चीज़ें हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि कोई मेटल होती है ना, जब जब उसके अंदर मेटल में कोई फोटोन टकराता है ना, तो वो उसको इलेक्ट्रॉन को स्टक आउट कर देता है। ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि लाइट का सिंपल सा फंडा होता है कि मतलब बिजली जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट हो गई ना, ठीक है, तो उसने अब्जॉर्ब नहीं की, तो वो एक तरह से हम विजिबल फोटोन देख सकते हैं उसका। अगर किसी मटेरियल ने अब्जॉर्व कर ली तो वो हीट में कन्वर्ट हो गई, जैसे उसने अब्जॉर्व कर ली और छोटे से मटेरियल के अंदर खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स पास करा रहे हैं हम, तो रेजिस्टेंस क्रिएट हुई, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से हीट बन गई। ठीक है, और तीसरी चीज़ आती है हमारी एक मैग्नेटिज्म। वो कोई भी वेव होती है उसके अंदर लाइट भी होती है एंड मैग्नेटिज्म भी होता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसलिए बोला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिज्म। तो सिलिकॉन जो हम यूज़ करते हैं उसका बेसिक फंडा यही है कि इसके अंदर हम डोपिंग कर देते हैं, क्योंकि ये सस्ता है बोरोन और फॉस्फोरस से, NPN जंक्शन का यूज़ करके। सिलिकॉन के फोटोवोल्टाइक सेल जो होता है, जो आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में, तो उसमें यही फंडा था कि जब लाइट टकराएगी तो वो, अगर उसका कंडक्शन बैंड जो है वो ज़्यादा होगा, मतलब 1.5 वोल्ट से ज़्यादा होगा अप्रॉक्सीमेट अगर मान लो हम, तो वो उसको इलेक्ट्रॉन को मोबिलाइज़ कर देगी। ठीक है, स्टक आउट कर देगी। तो सिलिकॉन सेल्स का हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज उसको बनाना ईजी है। उसके अंदर फॉस्फोरस बोरोन डाल दिया और NPN जंक्शन तैयार कर दी, और उसके अंदर जो सेल है वो जब लाइट पड़ेगी या फिर UV रेज पड़ेगी तो वो उसको इलेक्ट्रॉन को मूव कर देगी और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना लेंगे। और अगर ज़्यादा इंटेंसिटी हुई तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी, कम इंटेंसिटी हुई तो कम इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। सिंपल सा फंड है। तो बिजली का ही कंसेप्ट नहीं है ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है, ये बड़ी सारी चीज़ों में एक वो है, क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि लाइट का रिलेशन है डायरेक्ट बिजली के साथ, हीट के साथ और मैग्नेटिज्म के साथ। अगर ये सारी चीज़ें मैं समझ गया और मैंने ब्रेक डाउन कर लिया ना अच्छे से, तो शायद आपकी जो +1 +2 में या आगे आप पढ़ते हो फिज़िक्स में, ये सारी चीज़ें आप सिंप्लीफाई हो जाएंगी और आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि बड़े सारे बंदों को एनर्जी का पता नहीं है क्या होती है एग्जैक्टली, मैग्नेटिज्म का पता नहीं है, तो उन्हीं चीज़ों पे मेरी थोड़ी कभी कभी पार्शियल रिसर्च जारी रहती है कि इन चीज़ों को मैं और डीपली डाइव मार के फिगर आउट करूँ। जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन होता है कोई भी ना, अब आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। वो कैसे मूव होते हैं, जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाते हैं। अलग अलग टाइप होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं, मेटालिक बॉन्ड होते हैं, हमारे कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। तो बैलेंसी जो होती है ना वो 2 8 8 16 32 केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। तो आपको पता है जो बैलेंस सेल होता है अगर वो खाली होगा तो जो दूसरा वाला सेल्स होगा, मतलब दूसरे वाला एटम इलेक्ट्रॉन होगा, वो जंप करने की कोशिश करेगा, बिकॉज बॉन्ड करने की कोशिश करेगा ना वो। तो जब दो आपस में आ जाएंगे एलिमेंट्स, तो उसमें अगर एक अलग एलिमेंट है दूसरा अलग है तो वो कोशिश करेगा उसको बॉन्ड करने की, तो वो अपने सेल्स को ट्रांसफ़र करता जाएगा। क्योंकि हमने एक बार चेंज स्टार्ट कर दी, जैसे धक्का दे दिया, वेदर वो काइनेटिक एनर्जी से फेरिस व्हील घुमा के, फेरिस व्हील नहीं क्या बोलते उसको, रोटर घुमा के हमने जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट किया तो उससे भी इलेक्ट्रॉन्स निकले, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पुश हुए और सर्किट में गए, और फिर तारें जो बनी हुई हैं उसके अंदर क्या है, सारे वही हैं, एलिमेंट्स ही हैं। तो एक एलिमेंट्स ने दूसरे एलिमेंट्स पे भेजा, दूसरे ने तीसरे पे भेजा, क्योंकि आउटर सेल खाली थे उनके, तो बैलेंस ही होती गई, बिजली बनती गई। अब उस बिजली को हम चाहे लाइट में कन्वर्ट करें, जैसे ये बल्ब है हमारा, तो चाहे अगर टंगस्टन बल्ब है हमारा, मतलब इनकंडेसेंट बल्ब है, तो इसमें टंगस्टन फिलामेंट लगा होता है, जब इसके बीच में बिजली गुजरती है तो वो ग्लो करता है, इसकी प्रॉपर्टी है ये।
तो इससे लाइट बन जाती है। या फिर हमारी ट्यूब है, जैसे हमारी CFL ट्यूब होती है, जिस क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, या फिर हमारे पुराने टीवीज़ होते थे वो क्या करते थे कि उसमें फ्लोरोसेंट कोटिंग होती है। तो जब उसके अंदर जब बिजली दौड़ाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और वो जब टकराते हैं उसके साथ तो फ्लोरोसेंट कोटिंग के साथ तो वो ग्लो करते हैं। LED बल्ब्स का भी सिंपल फंडा है। तो इसी तरह से हमारा, क्योंकि वेव के अंदर ड्यूल नेचर है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अगर आप 90 डिग्री पे देख रहे हो तो वहाँ पे अगर करंट जा रहा है तो परपेंडिकुलरली उसके 180 डिग्री पे मैग्नेटिज्म होगा। हर तार, जितनी भी तारों में से करंट जा रहा है सभी में मैग्नेटिज्म भी होता है। आप ऐसे राउंड राउंड गोल गोल करके देख लेना, और उसमें आप देख लेना कि जो टेस्ला कॉइल होती है, मतलब हमने डिफ़ाइन किया हुआ है कि कैसे हम जितने ज़्यादा टर्न्स देंगे उतने ज़्यादा वो उसकी मैग्नेटिज्म बढ़ा देंगे, कॉइल बना देंगे उसको। तो वो फंडा ही सारा वो होता है, मतलब बिजली बनाने का। मैं इंडक्टर वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात कर रहा हूँ। आपने सोलोनॉइड वगैरह पढ़े होंगे, कॉइल्स का कंसेप्ट भी पढ़ा होगा। जितने ज़्यादा टर्न देंगे उतनी ज़्यादा हम इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे। आपने पढ़ा होगा ये कितने वेबर हमने इसको रखना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में भी पढ़ा होगा। तो इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। मतलब जो हवा में भी ट्रैवल कर रही हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और आपने सुना होगा कि ये जैमिंग हो जाती हैं, जैमर्स उनको डिसरप्ट कर देते हैं। या फिर अभी आपने सुना होगा ऑपरेशन सिंदूर वगैरह हुए तो उसमें कई सारे रेडार सिस्टम उन्होंने जैम कर दिए हुए थे। तो वो सारा फंडा यही होता है। फिर उसके बाद हमारा मैग्नेट की बात करते हैं। असली फंडा ही सारा मैग्नेट का है। तो मैग्नेट, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, और उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। नॉर्थ पोल से निकल रही हैं, साउथ पोल में एंटर कर रही हैं, साउथ पोल से निकल रही हैं, नॉर्थ पोल में एंटर कर रही हैं। ये हमारा इस तरह से फंडा है। अब सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर्स एंड डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन जब ये मैग्नेट है ना, एक मैग्नेट है तो चलो नॉर्थ साउथ पोल है, लेकिन अगर मैंने उसको तोड़ दिया, साउथ पोल से ब्रेक कर दिया, तो जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल बन जाएगा, जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल बन जाएगा। ये देखो, तो मैंने ड्रॉ भी किया हुआ है समझाने के लिए। तो यहाँ से टूट गया वो, तो अब ये इसको रिपेल करना करेगा। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो यहाँ से इसको घुमाएंगी और यहाँ पे सीधा कर देंगी। तो आपने देखा होगा जब दो मैग्नेट होते हैं, अगर वो दो अलग अलग पोल्स के साथ हैं तो वो आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। लेकिन जब वो दूसरे डायरेक्शन में होगा तो वो डायरेक्शन चेंज करके उस तरफ बॉन्ड बना लेगा। तो मैग्नेटिज्म का फंडा भी सिर्फ ये ही नहीं है। मैग्नेटिज्म एक परमानेंट मैग्नेट होते हैं, कोई बार मैग्नेट होते हैं, कोई लैब में क्रिएट किए जाते हैं, तो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। तो सभी का फंडा सिंपल होता है, चार्ज का फंडा है। जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तब तक वो मैग्नेट एक्टिव है। तो ये सारे सवाल थे जो मैंने AI की हेल्प से मतलब पूछ पाया हूँ मैं, बिकॉज बुक्स में तो आपको मिलेंगे नहीं। ये जो मैं बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि इसमें से बड़े सारे सवाल होंगे जो अगर आप इंटरेस्टिंग होंगे तो आपके भी कई सारे डाउट्स क्लियर होंगे, और अगर नहीं हुए तो आप पूछ सकते हो। मैं आई विल बी हैप्पी टू डिस्कस दिस। बट एनीवेज ये मैग्नेट है। तो अगर हम मेटल का कोई टुकड़ा लेंगे ना, उसके साथ मैग्नेट को खींचेंगे ना इन अ सिंक्रोनाइज्ड मैनर, ऐसे ही नहीं कि ऊपर नीचे बैक एंड फोर्थ, एक ही डायरेक्शन में घिसेंगे उसको। जैसे अगर आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना होगा तो बलून होता है ना, एक बलून गुब्बारा, उसको आप ज़रा सा ऐसे रगड़ना अपनी शर्ट के साथ ना, या बालों के साथ रगड़ना, तो स्टैटिक चार्ज डिवेल्प हो जाता है उसमें। तो फिर उसके साथ कागज़ का पतला सा टुकड़ा देखना, वो चिपक जाएगा। तो वो एक तरह से मैग्नेटिकली चार्ज हो चुका है वो। उसमें हमने अपने मैग्नेटिज्म, ये नहीं होता कि डिस्टॉर्टेड है। जैसे अगर मैं मैग्नेट को तोड़ता जाऊँगा तो वो छोटे छोटे मैग्नेट बनते जाएंगे। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक स्केल पे पहुंच जाएंगे तो वो फिर अलाइनमेंट सही होगी, बट इतना ज़्यादा पीसीस तो हम उसके कर पाएंगे नहीं। तो बेसिकली ये डिसओरिएंटेशन नहीं है, ये एक तरह की अलाइनमेंट है चार्ज की, यानी इलेक्ट्रॉन्स की अलाइनमेंट है जो स्पिन कर रहे हैं। अगर हमने उसको एक डायरेक्शन में रगड़ के उसकी फ़्लो को चेंज कर दिया, मतलब डायरेक्शन को चेंज कर दिया, तो वो मैग्नेट जो है फेरिस मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा। और सिर्फ फेरिस मटेरियल को ही नहीं, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, चाहे वो स्टैटिकली चार्ज पार्टिकल ही क्यों ना हो। आपने देखा होगा कई बार आप सर्दियों के टाइम में जैकेटें पहनी होती हैं आपने, और आप जूते पहने होते हैं लेदर के, और जब आप चलते फिरते हो तो जब अर्थिंग नहीं होती है ना, चप्पल पहन के नंगे पैर चले तो वो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि अर्थिंग हो जाएगी। लेकिन आपने जूते पहने होंगे और इंसुलेटर वाले जूते हैं, और आप चल रहे होंगे और आपकी जैकेट रगड़ रही होगी, तो कभी किसी बंदे से हाथ मिला के देखना या टच करके देखना, जो से टच की आवाज़ आती है वो क्या होता है, स्टैटिक चार्ज जो आपके शरीर के अंदर डेवलप हुआ ना घर्षण से, रगड़ के एक डायरेक्शन में वो चार्ज डेवलप हुआ,
तो जैसे कैपेसिटर के अंदर चार्ज आ जाता है, एग्जैक्टली वैसे जैसे इंडक्टर होता है। इंडक्टर का काम तो चलो बैलेंस करना है, मतलब वोल्टेज को स्टेबल रखना है, लेकिन कैपेसिटर के अंदर जैसे चार्ज हो जाता है ना, डाइलेक्ट्रिक चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर या जैकेट जूकेट की हेल्प से भी वो हो जाता है। लेकिन वो जब किसी में रिलीज़ नहीं हो पाता ना वो चार्ज, जैसे बॉडी अर्थ नहीं हो पाता, तो जब किसी को टच करेंगे तो ज़ोर से करंट बजा होगा, किसी ने अंगूठी पहनी होगी, आपने देखा होगा। तो मैग्नेटिज्म का ये फंडा है। और इसी के रिगार्डिंग जो है वो यहाँ तक कि मेरा जो टॉपिक था वो कई सारे सवाल हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं, जिनको मेरे को सॉल्व करना है। बिकॉज जब हम न्यूक्लियर फ्यूजन या फ्यूजन की बात करते हैं तो उसमें तो थैंक्स टू सतीश सर, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। उन्होंने बताया मेरे को कि एक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम करके जो है, हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 हैं, लिथियम में 3 हैं, ऐसे ऑक्सीजन में 8 हैं, ऐसे करते करते कार्बन में 12 हैं, बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे करते करते जब आपके ये यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम तक पहुंच जाएगा ना, जैसे मान लो 50, 55, 56, 58 जितने ज़्यादा पहुंच गया, 80, 90 तक पहुंच गया, तो जब इतने बड़े लेवल पे पहुंच जाता है ना ये, तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है ना वो वीक हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक तो फैलते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो इतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर ट्रैप्ड हैं। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो वो प्रोटॉन्स जो है वो अनस्टेबल कर देंगे, उसको टूटने की कोशिश करेंगे। इसलिए बड़े एटम्स जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। जब एक बार वो टूट गया तो फिर वो फर्दर न्यूट्रॉन, मतलब जो आपका न्यूट्रॉन्स हैं वो आपस में टकरा के चेन रिएक्शन बना देंगे, और उसी से अलग अलग एटम्स बनते जाएंगे और वो रेडियो एक्टिव होगा। जो फ्यूजन में होता है, लेकिन फ्यूजन के अंदर तो 2 एलिमेंट्स कंबाइन होंगे, जैसे हाइड्रोजन, जैसे सूरज के अंदर हो रहे हैं, तो वो थोड़ा स्टेबल होगा, क्योंकि वो कंबाइन हो रहे हैं, वो लूज एंड्स नहीं छोड़ रहे हैं, चेन रिएक्शन नहीं बना रहे हैं, वो मतलब वो कंबाइन हो रहे हैं एक तरह से, वो उसको हीट अप बन रहे हैं, और हीट प्रोड्यूस होने से वो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्रीक्वेंसी जो है उनकी बढ़ रही है, कंडक्शन बैंड बन रहा है, तो वो एक्साइटिंग स्टेट में आ जाएंगे, और उनकी हाईली मूवमेंट की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से वो फ्यूज़ होते जाएंगे और उससे हीट बनती जाएगी। बिकॉज एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम नहीं होता है, आइसोटॉप्स और आइसोबार अलग अलग होते हैं। तो फिर जब वो फ्यूज़ हो जाएंगे तो वो हीट निकलेगी एक्सेसिव मास की, और वो जो मास है वो फिर इतनी ज़्यादा हीट बनाएगा कि बाकी भी वो पिघलेंगे और बाकी भी वो फ्यूज़ होंगे, और उससे वो फ्यूजन रिएक्शन होता जाएगा। तो बेसिकली यही सारा फंडा है। बट ये तो बड़े बेसिक सी चीज़ें थी जो फ्यूज़न है। इसके बारे में आपने सुना होगा, चाइनीज़ वाले रिएक्टर भी बना रहे हैं टोकामेक करके, और इस पे भी कोशिश जारी है हमारी। जो अभी तो यूरेनियम के रिएक्टर्स हैं, लेकिन हम जो थोरियम रिएक्टर्स बना रहे हैं वो 3 स्टेज थोरियम रिएक्टर बनाएंगे, कि उसी से हम प्लूटोनियम बनाएंगे, उसी से जो डिकेड मटेरियल है उससे यूरेनियम बनेगा, उस यूरेनियम का यूज़ करके हम दोबारा से साइकिल करके रिएक्टर को बनाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होगा। तो अभी उस पर रिसर्च जारी है, क्योंकि इंडिया के पास अबंडेंट है लाल मिट्टी। इंडिया गेट से लेके जहाँ मर्जी चल जाओ आप, थोरियम की बहुत सारा हमारे पास पड़ा हुआ है रिज़र्व, तो उससे हम बना पाएंगे। उसी तरह से जैसे हमारा सूरज है, वही एक तरह से सूरज ही है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी आज की डेट में हमारे सोलर सिस्टम में। तो इसके अंदर भी फ्यूजन रिएक्टर हो रहा है, और फिर जो नज़दीक के प्लैनेट्स है उसमें ज़्यादा हीट जा रही है। अर्थ में ठीक है, उसके पीछे ठंडा होता जाता है, क्योंकि बिजली वहाँ तक हीट पहुँच नहीं पाती है। एक टाइम के बाद सूरज भी ठंडा हो जाएगा, तो सब कुछ ठंडा हो जाएगा। बिकॉज हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाने का फंडा है सारा, और कुछ नहीं है। तो ये वाली चीज़ें थी, एनर्जी के बारे में थोड़ा रिसर्च करना चाह रहा हूँ मैं, और उसके अलावा फिर हीट, लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। तो यही सारा फंडा है। AM FM तो फिर चलो टेक्निकल टर्म्स आ गई, बट आपको चलो जानना हो तो बस यही है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो ज़्यादा बिट्स असाइन कर पाएंगे, सैम्पलिंग बार्ड रेट हम ज़्यादा कर पाएंगे। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर हम कम बिट असाइन कर पाएंगे, तो उसमें डिस्टॉर्शन कम होगी एम्पलीट्यूड बढ़ने से, लेकिन मतलब क्लैरिटी कम होगी, तो ज़्यादा दूर तक सफ़र कर पाएगा। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में नॉइस ज़्यादा होगी, सिग्नल फ्यूज़ हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा रेंज तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो बैंडविड्थ डिके हो जाएगी पहुँचते अप टू सर्टेन पॉइंट। तो ये हम फिर सैम्पलिंग करते हैं, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन करते हैं, अपने हिसाब से कोडिंग करते हैं कि
कितनी वेव्स अगर इस डायरेक्शन में मोल्ड करके भेजेंगे, स्क्वायर वेव, साइन वेव, स्क्वायर वेव, तो वो हमारी 1 बिट कहलाएगी और 1 कहलाएगी पैरिटी, और अगर हम ऐसे भेजेंगे तो 0 कहलाएगी। वो अपने हिसाब से हम मॉड्यूलेट कर सकते हैं। तो यही आपके मोबाइल फ़ोन्स में और सभी में मॉड्यूलेशन हो रही है, डीमॉड्यूलेशन हो रही है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो हो रहा है। और बाकी तो फिर हमारा वो स्पेक्ट्र आ गया ना, स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम, जैसे अल्ट्रा वायलेट हो गई, फिर वायलेट हो गई, फिर विजिबल आ गया, विबग्योर करके कलर जो देखते हैं। वायलेट सबसे कम वो होता है, मतलब सबसे कम वेवलेंथ होती है, और रेड की सबसे ज़्यादा होती है। तो ऐसे ऐसे करके वेवलेंथ, देखो वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी। तो सिंपल सा फंडा है। तो गामा रेज की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, और मतलब बहुत वेवलेंथ कम होती है, वेवलेंथ छोटी सी होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। और ऐसे जो रेड कलर होता है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, वेवलेंथ बड़ी होगी, फ्रीक्वेंसी मतलब बढ़ती जाएगी। तो अल्टीमेटली यही है आपका फंडा कि उल्टा तो लिख दिया मैंने, एक सेकेंड। EM स्पेक्ट्रम नेट की हेल्प से ना आप कोई भी चीज़, कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हो आपने। तो हाँ, उल्टा लिख दिया था मैंने, कोई बात नहीं। तो रेडियो वेव्स हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है और एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है। उसके बाद इंफ्रारेड आ गई, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, एम्पलीट्यूड कम होता जाता है। और फिर करते करते अल्ट्रा वायलेट वेव्स और एक्स रेज और गामा रेज की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसलिए ये हाईली रेडियो एक्टिव होती हैं, बिकॉज ये इंटरफेयर करती हैं। और इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं वो हीट कर देंगी। तो यही फंडा है आपका सारा, मतलब ये आपके सेल के स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगी, इसलिए इनको हाईली रेडियो एक्टिव बोलता है। और रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड जो है वो एक तरह की मतलब हीट जनरेट करेंगी। इंफ्रारेड देखा होगा आपने, आजकल तो हम यूज़ भी करते हैं इंफ्रारेड हीट को। और फिर अल्ट्रा वायलेट आ गया, यहाँ पे रेड कलर होता है इंफ्रारेड के बाद, और फिर विबग्योर आता है, और देन उसके बाद फिर एक्स रेज आ जाती हैं, और उसके बाद गामा रेज आ जाती हैं। तो यही चीज़ समझनी है हमने, मतलब पढ़ा तो हमने हैं कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था बंदे ने, यंग्स ने, और फिर उसमें भी सारा लाइट का फंडा है। फिर आइंस्टाइन का पढ़ा था हमने, E=mc²। लेकिन हम डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पाए उस लेवल के, मतलब हम उस तय तक नहीं जा पाए अभी भी, जिस तक मुझे सारी चीज़ें पलची हुई हैं ना। तो हमें मतलब सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा होगा इंटरफेरेंस का क्या रोल है। अभी आपने हमारे ऑपरेशंस भी देखे होंगे, जैसे ऑपरेशन सिंदूर था, तो उसके अंदर भी मतलब इंटरफेरेंस की थी। रेडार्स वगैरह जो थे वो ब्लॉक किए हुए थे बंदों ने, बिकॉज यही होता है, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, तो हमने सिग्नल को डिस्टॉर्ट करना है। तो बेसिकली फंडा यही है वेव्स का। ओह सॉरी, काट दिया मैंने। कि ये चीज़ तो हमें पता है ना कि लाइट जो होती है, यानी वेव जो होती है, वो ड्यूल नेचर की होती है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ, बंदे ने मोमबत्ती जलाई और यहाँ पे एक बड़ा सा वो रखा, कागज़ का टुकड़ा, उसमें छोटा सा छेद कर दिया, और यहाँ पे 2 स्लिट रख दी, मान लो 2 गत्ते रख दिए। अब यहाँ से जो वेव जा रही थी ना, तो जा रही तो इस छोटे से छेद सी थी। अब जब सीधी जा रही है लाइट, तो सीधी टकरानी चाहिए, लेकिन उसने देखा कि ये लाइट ऐसे करके जा रही है, इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट कर रही है। 2 स्लिट लगा दी तो दोनों तरफ इंटरफेरेंस करती गई वो, तो उसको क्रॉस कर रही थी। तब उसको समझ में आया कि ड्यूल नेचर है, पार्टिकल प्लस वेव नेचर जो है किसी भी उसका। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो पार्टिकल भी होती है, लाइट जो होती है, और वो भी होती है, वेव भी होती है। फिर अब हमने वो स्पेक्ट्रा पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, तो हमें पता चला कि
रेडियो वेव्स, जिसको मैंने आपको बताया था ना, AM और FM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन करके हम यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद आ गई हमारी इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स जो हम यूज़ करते हैं उसमें क्या बोलते हैं, इंडक्शन में, हीटिंग के उसमें भी होती है, मेरी मसाजिंग चेयर में भी है। एंड देन उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेज आ गई, जिसको हम UV रेज बोलते हैं, जो सन से निकलती हैं। और फिर उसके बाद हमारा विजिबल स्पेक्ट्रा आ गया, जिसको हम विबग्योर बोलते हैं। मतलब कलर पे ही है ये, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, येलो और रेड। और फिर उसके बाद हमारी गामा रेज आ गई। तो गामा रेज आपने सुना होगा, हल्क। गामा रेज के रेडिएशन से, क्योंकि हाईली रेडियो एक्टिव होती है, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी, इसकी फ्रिक्वेंसी कम है। तो जब ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी तो वो सेल स्ट्रक्चर तक जाके उसको डैमेज कर देगी, चेंज कर देगी। तो यही फंडा है हमारा। और फिर आपको रेडिएशन की बात की थी, तो रेडिएशन में भी आपको बताया था कि कैसे जो हमारा न्यूक्लियस है, मतलब फिजन रिएक्शन है, उसमें रेडिएशन क्यों होता है, क्योंकि वो चेन रिएक्शन ट्रिगर कर रहा है, टूटता जा रहा है। एक एलिमेंट टूट के, यूरेनियम टूट के हो सकता है कार्बन बन गया हो सकता है वो हाइड्रोजन बन गया हो सकता है हीलियम बन गया हो। तो वो आगे जब आपके बॉडी के साथ टकराएगा, नाखूनों से, बालों से, दांतों से, स्किन से अंदर जब जाएगा, तो वो और पार्टिकल्स को चेंज कर देगा, कैंसर बना देगा वो। और फिर हमने फ्यूजन के बारे में भी पढ़ा कि क्यों ये स्टेबल होते हैं, क्योंकि वो हाई वाइब्रेशंस होती हैं इसमें। जब हीट बढ़ेगी तो कंडक्शन बैंड बढ़ेगा, तो फिर वो फ्यूज़ हो जाएंगे। और जब दो एलिमेंट फ्यूज़ हो जाएंगे, जैसे मान लो हाइड्रोजन फ्यूज़ होके हीलियम बन गया, और जब कई सारे हीलियम फ्यूज़ होते और वो बनते जैसे आपका आयरन बनता गया, तो वो एनर्जी रिलीज़ करते गए। तो यही सारी चीज़ें हमने बेसिक सी पढ़ी थी। और फिर आपको एलिमेंट स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी, पता है। ये सारी चीज़ें आई हैं क्यूरियोसिटी से। अगर मैं इन चीज़ों पर रिसर्च करके कुछ कर पाया ना, तो मैं सच्ची मैं बुक लिखना पसंद करूँगा। एक छोटी सी बुक लिखूँगा मैं बच्चों के लिए, और उसमें ये बड़े क्यूरियोसिटी वाले टॉपिक्स का मैं डेफिनेटली वो करूँगा। उसमें मैग्नेटिज्म का भी होगा कि कैसे मैग्नेटिज्म, क्योंकि बचपन से पढ़ते आए हैं यार कि कैसे चीज़ें चढ़ती हैं। ये वाला जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया ना कि मेटल के साथ रगड़ के एक डायरेक्शन में रगड़ के आप उसको चार्ज कर सकते हो, ये मुझे बरंडा में बताया था अंकल ने। मेरे को अंकल का नाम भूल गया, बूढ़े से अंकल थे वो बेचारे। तो उन्होंने बताया था मेरे को कि ये देख, ये मेटल का पीस लिया मैंने। मेटल भी ऐसे नहीं कि आयरन एलुमिनियम उठाया था उन्होंने, और उसके साथ मैं वो रगड़ा मैग्नेट। तो मैग्नेट को ऐसे नहीं रगड़ा कि ऐसे जैसे ब्रश कर रहे हैं आगे पीछे बैक एंड फोर्थ, एक ही डायरेक्शन में रगड़ा उन्होंने। और बोला देख ऐसे रगड़ना है तूने भी, और ये चार्ज हो जाएगा। और जब मैंने घर में जाके उसको लगातार ट्राई करते रगड़ता रहा, तो मैंने कई सारे मेटल्स देखे जो रगड़ के ही चार्ज आ गया उसमें। स्टैटिक चार्ज जो मैंने गुब्बारे वाला भी आपको बताया था, आप भी ट्राई करना। गुब्बारा फैलाओ, उसको रगड़ो बालों से, और देखो कैसे कागज़ चिपकते हैं। मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट था। फिर आपको मैग्नेटिज्म तो हमें आता है चैप्टर बचपन में 6-7 क्लास में, बट आपको ये पता नहीं होगा कि मैग्नेट को तोड़ने के बाद फिर वो जो नेगेटिव वो बनता है। और ये जो आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो हमारा धरती का फंड है, उसका भी आपको पता नहीं होगा कि इसके अंदर जो मैग्मा है वो पिघली स्टेज में है। तो आज की डेट में वो इस तरह से अलाइंड हुआ है कि एक तरफ नॉर्थ पोल बन गया, एक तरफ साउथ पोल बन गया है। जैसे मान लो ये टेढ़े मेढ़े पार्टिकल थे, एक फील्ड में अलाइन हो गए हैं। तो जब ये मैग्मा पिघल जाएगा, मतलब जम जाएगा, तो उसके बाद ये सारे फिर डेड हो जाएंगे, क्योंकि अलाइनमेंट उनकी जो है वो उस टाइम एकदम लिक्विड के अंदर तो एकदम स्टेबल है, लेकिन जब सॉलिड के अंदर धंस जाएंगे वो सारे मिनरल्स, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल उड़ जाएगा, है ना। मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और जो हमारा एटमॉस्फेयर है बाहर, जो जिसको हम बोलते हैं इतना बड़ा सौर वायुमंडल, वो उड़ जाएगा, सारी लेयर्स उड़ जाएंगे। और फिर जो हमारी मीटियोर्स वगैरह आते हैं, टकराते हैं, सोलर फ्लेयर्स आते हैं, सन से रेडिएशन आता है और सीधे धरती पे आके गिरता रहेगा। बट वो बड़े लाखों करोड़ों सालों के बाद की बात है। बट ऐसा हो चुका है, आपका मर्क्यूरी जो है ना, उसका एटमॉस्फेयर उड़ चुका है, ठीक है, क्योंकि उसका मैग्मा जो था पिघला हुआ, वो एक टाइम के बाद फिर वो सॉलिड हो गया, तो उससे वो एटमॉस्फेयर निकल गया सारा। मून का भी आपका जो है वो लगभग सॉलिड हो गया, उसका एटमॉस्फेयर जो थोड़ा बहुत था वो भी उड़ गया है। अभी धरती का बचा है, वीनस का बचा हुआ है। तो ये आप इससे
एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी पढ़ सकते हो, सॉरी एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी पढ़ सकते हो, एस्ट्रोलॉजी तो फिर ज्योतिष विद्या आ गई। एंड देन उसके बाद फिर मैग्नेटिज्म की ही बात चली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बहुत इंटरेस्टिंग। ये बचपन के सारे टॉपिक्स ही थे यार, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें पता नहीं थी ना कि मैग्नेट कैसे बन जाते हैं यार। ये तो पता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारा करंट जा रहा है, लेकिन मैग्नेटिज्म का क्या फंडा है, मतलब मैग्नेट करंट के धक्के मारने से और वैलेंसी के शिफ्ट होने से एक से दूसरे एलिमेंट से तीसरे से चौथे ऐसे एटम में शिफ्ट होने से कैसे वो साथ में मैग्नेटिज्म बनता जा रहा है, और जैसे उसको रोल वैसे करके बना रहे हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बन जा रहा है वो। ये बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो जिसका अभी तक मुझे लगता नहीं आंसर मिला है। और सिलिकॉन पे तो चीज़ें चली हैं, ये तो सिलिकॉन सोलर पैनल यूज़ कर रहे हैं हम जो नॉर्मल यूज़ होते हैं। उसके अलावा ग्रेफेन पे काम हो रहा है। ग्रेफेन भी एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है जिसमें आपकी जो है वो काफ़ी एफिशिएंसी के साथ बैटरी चार्ज हो जाएगी, फास्ट चार्जिंग के लिए यूज़ होगा ये। और उसके नीचे इन्होंने एक लेयर दूसरी लगा देंगे, यहाँ से एलिमेंट जो है वो फास्ट अब्जॉर्व कर पाएगा वो, और आपकी बिजली ज़्यादा बन पाएगी। तो उससे अभी तो मतलब बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है इसको मैन्युफैक्चर करना, बट बनेगी चीज़ें। और फिर रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन वगैरह तो आपने पढ़ा होगा बचपन में, रेयर और मीडियम और डेंसर मीडियम के बारे में तो पढ़ा होगा। लेकिन लाइट कैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स को इफ़ेक्ट कर रही है, और लाइट का रिलेशन क्या है, देखो ना, फोटोन है एक। अब फोटोन का फंड अब क्या है, मेरे तो अभी भी यही मानना है। फोटोन को लोग बोलते हैं ना कि फोटोन का मास जो है वो इक्वल टू 0 होता है, लेकिन जब फोटोन मूव कर रहा है ना, जब मूविंग स्टेज पे है, अगर कहीं जा रहा है फोटोन, तो उसका मास तब 1 हो जाता है। मतलब हम मान लेते हैं कि 1 हो गया, ठीक है, ताकि मल्टीप्लिकेशन ईजी रहे। कांस्टेंट मान लेते हैं, मतलब रो लगा देते हैं। तो फोटोन्स का जो फंडा है ना, बेसिकली मेरा तो यही मानना है कि जैसे आसमान में आप कोई चीज़ जला के फेंकोगे ना, कागज़ को, तो जब तक वो उड़ता रहेगा ना, जब तक उसके अंदर फ्यूल है, मतलब जलने लायक है, तब तक ठीक है। जब वो बुझ गया ना, तो वो फिर वो ग्लो करना बंद हो गया। फोटोन भी मुझे लगता है कि बहुत छोटा सा पार्टिकल है, एक छोटा सा पैकेट है, इलेक्ट्रॉन से भी छोटा हो सकता है, आई डोंट नो। आजकल तो क्वांटम मैकेनिक्स आ गया है, तो फिर हम फर्दर सब डिवाइडेड आगे भी जा सकते हैं, प्लैंक्स वगैरह में और हिग्स बोसोन वगैरह में। तो हो सकता है कि कोई एक एलिमेंट्री पार्टिकल हो जो टूट गया हो, एक पॉइंट के बाद चल रहा है, उसके बाद जब उसका चार्ज ख़त्म हो गया तो वो ग्लो करना बंद कर दिया। सिंपल सा फोटोन का फंडा तो मेरे को यही लगता है। और ये 4 चीज़ें जो है ना, इनको सिंप्लीफाई करना कि हीट क्या चीज़ होती है। हम तो टेम्परेचर से ही मानते हैं ना कि टेम्परेचर बढ़ गया, हीट बढ़ गई, टेम्परेचर घट गया, लेकिन हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जा रहा है, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट हो रही है, वो चीज़ के बारे में समझना है। दूसरा लाइट का कंसेप्ट जो है, फोटोन का जो आपको बताया वो समझना है। बिजली और चुंबक, इन दोनों का कंसेप्ट समझना है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बिजली और चुंबक का आपस में रिलेशन क्या है। क्योंकि बिजली पता कैसे बनती है, अगर आपने फैराडेज लॉ पढ़ा होगा ना, माइकल फैराडे वाला लॉ जो था, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो उसमें यही था कि जब 2 बार मैग्नेट्स को ना, इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना, जब इसको कोई कंडक्टर कट करता है, जैसे मान लो कोई कंडक्टर है यहाँ पे, जब उसको कट करता है, ऊपर नीचे करते हैं, जैसे उसने गैल्वेनोमीटर में देखा था ना कि हल्की सी डिफ्लेक्शन हुई थी, जब उसने चुंबक के पास में से वो मेटल का पीस, मतलब कॉपर का पीस हटाया, घुमाया था, तो तभी उसको पता लगा कि चुंबक के आसपास जब वो उसको मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट कर रहा है, तो वहाँ से डिफ्लेक्शन हो रही है गैल्वेनोमीटर में। तो उसने बस वहीं से तारे जोड़ दिए, उसके बाद खूब सारी मात्रा में रोटर में ये लगा दिए, कॉपर लगा दिए, साइड में मैग्नेट रख दिए, और वो ऐसे घूमने लगे, और बस उससे घूमने से फिर वो और बिजली बनने शुरू हो गई बस। अब तो मतलब कॉपर रोटर के बीच में होता है, मतलब मैग्नेट जो होता है वो साइड में करने से होता था, स्पार्क प्रोड्यूस होता था। तो चेंजेस तो होते रहते हैं, पर बिजली का फंडा मैग्नेट के साथ कनेक्टेड है, और मैग्नेट जो है वो बिजली बनाते हैं। जैसे मैग्नेट, बिजली से ही आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। अगर उसके कॉइल को घुमाते जाओगे तो आपने इलेक्ट्रिक मोटर का कंसेप्ट पढ़ा होगा, इतना इंपॉर्टेंट है। पंखों से लेके वॉशिंग मशीन तक हर जगह इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ हो रही है। एसी मोटर जिसे हम बोलते हैं, डीसी मोटर भी है, लेकिन एसी मोटर को यूज़ करने जाते हैं हम, तो वो सारा पैरिटी का ही है कि एक पैरिटी चेंज कर रही है
हमने जो पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स थे इसका यूज़ किया हमने, तो और ट्रांसफार्मर्स लगा दिए उसमें, रेक्टिफायर्स लगा के, रेक्टिफायर तो नहीं मतलब इसमें तो हमारा सिंपल ही है कि पैरिटी चेंज कर दी, स्लिप रिंग लगा दिए और बिजली गई, यहाँ से घूमी, फिर 90 डिग्री पे फेस शिफ्ट हो गया, फिर यहाँ से गई, फिर फेस शिफ्ट हो गया, यहाँ से गई, और वो रोटर आपका घूमता गया। जो मेरा पंखा चला, आपको आवाज़ आ रही होगी, देखो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेट से ही चल रहा है। तो सारा फंडा ही इसका यार, बिजली, चुंबक, रोशनी और हीट, गर्मी सर्दी जो होती है, यही समझना है, और इसी पे ही मेरा इंटरेस्ट है। और अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव प्रोग्रेस है कि मैं समझ पा रहा हूँ। आई होप कि कोई बुद्धिजीवी मिलेगा जो इस चीज़ को और ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेगा और फिर उसमें मैं डिस्कस कर पाऊँगा सर।